जैसे हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हाइगेंस प्रिंसिपल और उससे हाइगेंस प्रिंसिपल के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हुए आए हैं अभी तक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोलराइजेशन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वुड स्टडी इज पोलराइजेशन। ठीक है, अगेन दिस इज अ फिनोमिना दैट टेक्स प्लेस इन लाइट एंड ऑल्सो this phenomena proves that light has to be a transverse wave because polarization is one such phenomena जो लॉन्जिट्यूडनल वेव में पॉसिबल नहीं है, उस ट्रांसफर्स वेव में ही पॉसिबल है। इसीलिए हम लोगों को पोलराइजेशन से ये भी पता चला कि वो डेफिनेटली हमारी लाइट वेव जो है वो ट्रांसफर्स वेव होगी। सो पोलराइजेशन बेसिकली क्या है? जैसे पोलराइजेशन समझने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए, एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जनरेट होती है इट जनरेट्स बिकॉज ऑफ अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, मोशन में जब भी चार्ज पार्टिकल रहेगा, फॉर एग्जांपल लाइट है तो एटम के वाइब्रेशन की वजह से वी आर एबल टू सी वी गेट दिस विजिबल लाइट बेसिकली। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। अब क्या होगा ना, ये मोशन प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से एक वेव जनरेट होगी। अब वेव मान लेते हैं एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, इसके डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगी। तो ये अगर एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ये देखो ये एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है वाई में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में तो हो अभी देखो, ठीक है, अभी ये मान लो, ठीक है, ये आपका ये जो मिडिल फिंगर है ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ठीक है, ये एक्स है तो वाई में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, तो जेड में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। ये तीनों एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर ये मोशन ऑफ प्रोपोगेशन है वेव का, सो ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो। अच्छा, अभी ये तो एक वेव ऐसा जा रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक एटम की वजह से जो वेव गया उधर, समझो उधर मान लेते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। मगर दूसरा जब एटम जाएगा, दूसरे एटम की वजह से जो वेव निकलेगा उसका जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस पर ही हो, वो प्लेन में कहीं भी हो सकता है, वो इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, वो इधर जाता हुआ हो सकता है, वो इधर नीचे आता हुआ हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है। तो समझो ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, और वो इधर से नीचे भी हो सकती है। मतलब वाई जेड जो पूरा प्लेन है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकती है और उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी हो सकती है, और वो दोनों ही फील्ड प्रोपोगेशन वेव के प्रोपोगेशन को तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो ही जाते हैं। इससे ये पता चलता है, सी इलेक्ट्रिक वेक्टर क्रिएट्स दी विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है जो अल्टीमेटली हम लोगों को हिट करके सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी। हम लोगों को क्या पता चला, एक लाइट वेव जो आपकी तरफ ट्रेवल करी है तो उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर, सी फिर से देखेंगे, ये वेव है समझो, ये ना ऐसी जा रही है, उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर ना कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर कहीं भी हो सकता है। ये अब ये प्रोपोगेशन है वेव का, अब इसको मैं घुमा देता हूँ तो ये प्लेन है, ये इधर से वेव कहीं भी जा सकती है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये कौन से फील्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहीं भी हो सकती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में हो सकती है, तो अपने पास जो वेव आ रही होगी ना उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी एंगल पे हो सकती है। ठीक है, ऐसे एंगल पे हो सकती है, हर एंगल पे हो सकती है। तो वेव कुछ ऐसी दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में भी होगा। आपके पास जब आ रहा होगा ना ये वेव, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेव आ रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी होगी, ऐसी भी होगी, ऐसी, हर जगह हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। ठीक है, सो वी नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दैट इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को भी परपेंडिकुलर और आपस में भी दोनों परपेंडिकुलर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक सबको। ठीक है, एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेव्स एमिटेड अलोंग एक्स एक्सिस बाय द सोर्स will be in all possible direction in yz plane such that such a plane is called unpolarized light। समझा आप लोगों को, ये मैंने एक्स एक्सिस कंसिडर किया, तो ये एक्स एक्सिस जो है
इसमें अगर वेव ऐसा प्रोपोगेट हो रहा है तो ये वाई जेड में ना, वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है और उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा ये जो वाई जेड प्लेन रहेगी आपकी, इधर कहीं पर भी आपको क्या मिलने वाला है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। और वो सब परपेंडिकुलर रहेगा। जब इतना सारा फील्ड, इतना हर डायरेक्शन में जो फील्ड आएगा, तो आप जब ऐसी लाइट को देखोगे जहाँ से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं आपको, सो एक ग्लेरी इफेक्ट आएगा, आपको ग्लेयर सा नजर आएगा, मतलब बहुत अनक्लियर और बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आएगा, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इतना इंटेंसिटी लाइट आपका जो आए वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। सो अभी ये तो हो गया अनपोलराइज लाइट, मतलब अपनी नॉर्मली जितनी भी लाइट होती है नॉर्मल सोर्सेज में, जैसे सन हो गया या घर में ट्यूबलाइट है या बल्ब हो गया, इन सभी में ना आपको जो सोर्स ऑफ, ये जो जितनी भी सोर्स ऑफ लाइट है ये सारी अनपोलराइज लाइट ही है। तो इनको पोलराइजेशन का फिर मतलब क्या हुआ, ये अगर अनपोलराइज है तो पोलराइज लाइट क्या है। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, मान लेते मैंने यहाँ पे ना एक ऐसा, ये क्या है अभी मेरे को नहीं पता, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ रख दिया जिससे जब लाइट पास हो जाएगी तो ये सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर नहीं पास हो पाएंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वेक्टर पास हो जाएगा, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रिक वेक्टर पास होगा। तो ऐसा कोई सब्सटेंस, ये हर कोई काम कर पाएगा पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंस जो बाकी सारे इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को ब्लॉक कर देगा और एक ही वेक्टर पास होने देगा, जो भी, अगर इसको मैं ऐसा कर दूं तो शायद सिर्फ ऐसा वाला पास हो। अभी फिलहाल ये वर्टिकल वाला, ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो रही है। सो ऐसी लाइट को हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन का मतलब यही होता है, गिव, पोलराइज करना मतलब एक डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर वे में लेके आना, एक पर्टिकुलर वे में लेके आना, उसको भी पोलराइजेशन बोलते हैं। एक डायरेक्शन दे देना या सेग्रीगेशन, ये सारी चीजों को हम लोग पोलराइज करना बोलते हैं, किसी भी चीज को पोलराइज करना। तो यहाँ पे लाइट पोलराइज हो गई, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो इससे क्या हो जाएगा, इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ग्लेयर कम हो जाएगा। इसीलिए हेडलाइट जो होती है कार की, उसके जो बल्ब होते हैं उसके आगे पोलराइज्ड ग्लास लगाया जाता है कि उसका जो ग्लेयर है वो बहुत ज़्यादा ना है, क्योंकि आगे हम लोगों को रोड देखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लेयर होगा तो मे बी वो जो बल्ब या जो भी होगा हेडलाइट में वो इतना ज़्यादा ग्लो करेगा कि रोड दिखे ही ना, क्योंकि ग्लेयर इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए पोलराइज ग्लास लगाते हैं हेडलाइट में कवरिंग के लिए, ठीक है, पोलराइज शीट। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजर, जो भी ये सब्सटेंस होगा। तो ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ हमारे पास चीजें हैं जो पोलराइजर की तरह एक्ट कर सकती है। सो इफ समहाउ लाइट इज कंस्ट्रेन्ड so that its electric field is restricted along one particular direction, then it is called प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन इसीलिए बोल रहे क्योंकि सारे वेक्टर्स क्या है, प्लेन है, कर्ल नहीं, ठीक है, समझ में। तो ये फिलहाल प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोगों ने देखी कि क्या अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, क्यों उनको अनपोलराइज कहा जाता है, और एक लाइट को पोलराइज बनाने के लिए और उसको पोलराइज कैसे बनाया जा सकता है वो तो हम देखेंगे, और उसको पोलराइज लाइट क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है कि हम हर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास नहीं होने देंगे, कोई एक ही को पास होने देंगे तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पास होगा, इसीलिए वो लाइट क्या हो जाएगी, पोलराइज लाइट हो जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगी। जैसा कि हम लोगों ने अभी पोलराइजेशन देख लिया और आई गेस आइडिया पोलराइजेशन का क्लियर है आप लोगों को कि पोलराइजेशन इतने टाइम से तो सुनता रहते पोलराइजेशन, बट अभी आई होप आप लोग को ये आइडिया क्लियर हो गया कि पोलराइजेशन होता क्या है। सो अभी हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे ना एक अनपोलराइज्ड लाइट रखते हैं, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर हर डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये ई बार हर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है हर डायरेक्शन में। अगर अभी मैं एक ऐसा मटेरियल बीच में लाऊं, ठीक है, एक मटेरियल बीच में लाऊं जिसके पास जो सिर्फ यही इलेक्ट्रिक वेक्टर को पास होने देगा, तो जैसे इसमें से चली जाएगी लाइट, जब इसमें से पास होगी तो क्या लाइट आगे जाएगी, ये वाली। सो ये अनपोलराइज्ड लाइट था, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है।
और ये क्या चीज़ है, ये पोलराइजर है। तो इससे क्या पता चला, जो भी एक्सिस पोलराइजर का होगा वही हमारी प्लेन पोलराइज लाइट की प्लेन भी जो प्लेन होगी वो भी वही होगी, जो इसका एक्सिस इस प्लेन में, वही प्लेन में हमारी प्लेन पोलराइज लाइट भी होगी। जैसा आप ये वर्टिकल देख रहे हो, ये भी वर्टिकली है, ठीक है। तो ये क्या पता चला, देखो वाइब्रेशन ऐसे, ये वाले वाइब्रेशंस ऐसे, ये वाले वाइब्रेशंस ऐसे, ये वाले वाइब्रेशंस ऐसे, ये वाले वाइब्रेशंस ऐसे, तो पास क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन। तो ये वाले वाइब्रेशन किस प्लेन में एक्चुअली, अगर वापिस से ये प्रोपोगेशन है, ये एक्स वाई, तो अगर ये है तो ये हमारा वाई जेड था और इसमें ये वाइब्रेशंस हो रहे, तो ये प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे पता है, ये वाली प्लेन को, जिस प्लेन में वाइब्रेशन हो रहे इसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और इस प्लेन को जो प्लेन परपेंडिकुलर है, जो प्लेन परपेंडिकुलर है उसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। द प्लेन कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। एंड व्हाइल द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट हो रहे हैं उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। और जिसमें प्लेन पोलराइज प्लेन पर जो प्लेन परपेंडिकुलर, किस प्लेन को, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन हो रही है प्लेन में, तो ये प्लेन को जो भी प्लेन परपेंडिकुलर, मतलब ये मान लेते हैं, तो उन प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अभी देखो, अभी ये प्लेन आया, अब अगर मैं फिर से एक पोलराइजर रख दूं, अगेन ये पोलराइजर 1 है, ये पोलराइजर 2 हो गया, ये पोलराइजर 2 हो गया। अगर मान लो इसका एक्सिस है ना ऐसा है, क्या लगता है वेव ऐसी है, ये ऐसा है, सो ये जो है, अभी देखो इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, पोलराइज होने का इसका इंटेंसिटी कम हो गया, क्योंकि इंटेंसिटी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम हो गए तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसका ये ऐसा है तो इसका इंटेंसिटी, इसका लाइट वेव ऐसा होगा, लेकिन इसका इंटेंसिटी हद तक कम हो चुका होगा, इसका इंटेंसिटी हद तक कम हो चुका होगा, ठीक है। ये है, अगेन ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका इंटेंसिटी और भी कम हो गया है, क्योंकि एंगल हम लोग ने चेंज कर दिया, पहले ये वर्टिकल था, अभी हम लोग ने एंगल पर रख दिया। सो इसकी यही खास बात है, इसकी यही खास बात है कि अगर ये पोलराइजर को मैं इस एंगल पे रख दूं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इसको इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रख दूं, सो इस केस में आई विल गेट नो लाइट, मेरे को कोई लाइट नहीं मिलने वाली है। सो इससे हम लोगों को एक अच्छा एडवांटेज पोलराइजेशन और पोलराइजर का ये मिल गया कि इफ वी कनेक्ट टू पोलराइजर वन आफ्टर द अदर सच दैट देयर एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, their polarizing axes are perpendicular to each other, then we can completely eliminate the light from coming from one end। तो एक एंड से अगर लाइट आ रही है और हमने दो पोलराइजर ऐसे रख दिए जो परपेंडिकुलर एक दूसरे को, सो हम एब्सेंस ऑफ लाइट को अचीव कर सकते हैं ऑन दी अदर साइड, ठीक है। और इसके भी काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक साइड पे लाइट है और एक साइड, दूसरे साइड पे हम लोग ने एब्सेंस ऑफ लाइट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और पोलराइजर को जैसे ही हटा दो तो वापस लाइट हम लोग को ये एंड पे मिलेगी, ठीक है। एक पोलराइजर को रखा तो प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, दूसरे पोलराइजर को रखा तो डिपेंड करेगा किस एंगल पे रख रहे, पहले पोलराइजर के एक्सिस के, दूसरा पोलराइजर किस एंगल पे रखा गया उस पर डिपेंड करेगा कि इधर से लाइट क्या जाएगी, इन दोनों प्लेन के एंगल पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो नो लाइट, और अलग अलग एंगल पे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट हमें मिलेगी। और ये जो आइडिया है वॉज गिवन बाय मेलिस। सो अभी हम लोग मेलिस लॉ डिस्कस करेंगे। और मेलिस लॉ बेसिकली क्या बोलता है, जब एक इलेक्ट्रिक वेक्टर पास होगा, ये देखो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है हर डायरेक्शन में, ठीक है, और हर डायरेक्शन में से जब एक पोलराइजर से पास होगा जो एक ही एक्सिस
उसका एक्सिस वर्टिकल है, सो सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गए जो इस एक्सिस से पैरेलल है, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे। और दूसरा पोलराइजर अगर हम रख दे उसके आगे जो एंगल पे है, दोनों पोलराइजर के बीच में एक एंगल है, ठीक है। सो वहां से जब लाइट पास होगी तो ये इंटेंसिटी में जो कम इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया और इधर भी एंगल चेंज हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली कम ही होती चली जाएगी, इंटेंसिटी कम ही होती चली जाएगी। तो ये जो इंटेंसिटी में चेंज है वो मैथमेटिकली हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो मेलिस ने एक लॉ बताया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो क्या है, ई नॉट। तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी आई नॉट इसका है, ठीक है। सो और इसका जो इंटेंसिटी रहेगा ये वेव का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो E1 क्या है, E1 0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जे कैप इसलिए दिया है क्योंकि वर्टिकल कंसिडर किया है। तो इन दोनों को अगर मैं देखता हूं ना, मुझे क्या पता चला कि जो इंटेंसिटी है, जो यहाँ से इंटेंसिटी आया है, जो यहाँ से समझ लो इंटेंसिटी यहाँ पे आया है, ये अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज हुआ तो इंटेंसिटी में क्या चेंज है, मेलिस ने कैसे एक्सप्लेन किया कि जो भी पैरेलल है वो तो पास हो गए, जो परपेंडिकुलर वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गए, और जितने भी एंगल पे उनके दो कंपोनेंट निकले गए। अगर उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, अगर वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, एक कंपोनेंट पास होगा एक कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा, एक कंपोनेंट पास होगा एक कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होगा कि एक कंपोनेंट पास हो रहा है दूसरा कंपोनेंट ब्लॉक हो जा रहा है, तो ओवरऑल जो एवरेज इंटेंसिटी आएगी वो हाफ आएगी, एग्जैक्टली हाफ आएगी। तो इससे हम लोग को ये पता चला जो एवरेज इंटेंसिटी आगे आने वाली है विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ ई नॉट स्क्वायर। तो इससे पता चला कि I1 इज हाफ ऑफ I नॉट, I1 इज हाफ ऑफ I नॉट। अब जब ये इधर से पास होगा, सो इधर इंटेंसिटी जान दो, इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसा है, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंगल चेंज कर देगा। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो 2 0 है इज E1 0 इंटू ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर E2 0 होगा, इसका मैग्नीट्यूड E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 0 होगा, वो क्या होगा E1 0 का ना, E1 0 का इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर और कम हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर चेंज हो गया, उसका साइज और कम हो जाएगा। सी ऐसा रहेगा और फिर बाद में वो ऐसा हो जाएगा। एंगल पे जब एक चीज को आप लेके चले जाओगे तो उसकी देखो, इसको अगर मैं ना इसको ऐसा मूव करके ऐसा कर दूंगा ना सेम लेंथ पे, लेकिन इसकी जो ये वाली लेंथ है ना वो इससे कम हो जाएगी। तो इससे समझ रहा है कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो चुका है। समझ में, आप कोई भी एक चीज लो, इसका टॉप और बॉटम मार्क कर लो, इसको अब मैं एंगल पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो अब जो परपेंडिकुलर हाइट रहेगी ना वो कम हो जाएगी। तो जो इससे ये पता चलता है कि जो इस पोलराइजर से 2 से जब लाइट पास हुई तो उसका एम्पलीट्यूड और कम हो चुका है। जो क्या हो चुका है, E2 नॉट इज E1 नॉट कॉस थीटा। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर ले लेता हूँ, इन दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूँ, सो E2 नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू E1 0 कॉस थीटा का स्क्वायर। सो ये E2 0 क्या I2 है, ये I1 है, और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। और ये I1 की जगह अगर मैं ये लिख लूँ तो हाफ I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा I2। सो अगर ये मुझे इसकी इंटेंसिटी से कंपैरिजन करना है तो ये है, और इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी इंटेंसिटी से कंपेयर करना है तो ये है। तो बेसिकली जब पहले पोलराइजर से पास होगा तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, और दूसरे पोलराइजर से पास होगा तो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, टर्म जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर इसकी इंटेंसिटी के साथ, तो हम लोग को दूसरी इंटेंसिटी मिलेगी। आप लोग को समझना ये कि यहाँ से तो इसका एम्पलीट्यूड वही रहा, बट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड की वजह से कम नहीं हुई, इंटेंसिटी बाकी इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हट गए, इसी वजह से एक इलेक्ट्रिक वेक्टर बच गया, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे हाफ हो गई। लेकिन इधर इधर इंटेंसिटी क्यों कम हुई, एम्पलीट्यूड जाने की वजह से, एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से। क्यों मैंने बताया ना, ये है अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी, इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी, तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो इसके लिए ये आ गया, ठीक है।
और उसका जब मैंने स्क्वायर ले लिया तो पता चला कि इंटेंसिटी 2 जो इसकी होगी इंटेंसिटी वुड बी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट पोलराइजर इनटू cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू पोलराइजर्स। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया। So note down this question and try to solve it. The question is unpolarized light of intensity I naught is made to pass through three polarizers P1, P2, P3 successfully. The polarization axis of P1, the polarization axis of P2 makes an angle theta 1 with that of P1, while that of P3 makes an angle theta 2 with that of P2. What will be the intensity of light coming out of P3? Take values. I naught is equal to 30 units, theta 1 is 30 degrees and theta 2 is 60 degrees. Try to solve it. सो अभी हम पोलराइजेशन का दूसरा लॉ स्टडी करेंगे, दैट इज ब्रूस्टर्स लॉ। ये लॉ में हमें क्या आइडिया मिलता है, इसमें ब्रूस्टर्स ने क्या एक्सप्लेन किया बेसिकली कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो हम पोलराइज कर सकते हैं। मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन अटेन पोलराइजेशन ऑल्सो। मतलब जब रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वही टाइम पे हम पोलराइजेशन भी अचीव कर सकते हैं। कैसे उसने एक्सप्लेन किया, लेट अस सी। सो ये आपका ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है, मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2 है। ये आपका वेव आया, ये आपका वेव आया, ये आपका इंसिडेंट वेव है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट वेव है। अच्छा यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक वेक्टर हर डायरेक्शन में रहेगा, है ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर हर डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन यहाँ उसने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे तो सिर्फ पोलराइज्ड है, मतलब एक ही टाइप के इलेक्ट्रिक वेक्टर पास होएंगे। और ये जो रिफ्रैक्टेड है इधर हमको दोनों ही चीज देखने मिलेगी। इधर हमको ये पार्शियली पोलराइज रहेगा, ये प्लेन कंप्लीटली प्लेन पोलराइज रहेगा, जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको कंसिडर करना है, जो ब्रूस्टर ने एक्सप्लेन किया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा ना, उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। वो जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों के बीच में। और ये कब होगा, ये जो पूरा फिनोमेना है, दो चीजें उसने बताया। जब रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज होगी तब क्या होगा, जो एंगल रहेगा वो 90 होगा। तो ये दो चीजें कब होगी, ये हर एंगल पे नहीं होगी, ये किसी एक खास एंगल पे होगी जिसको उसने नाम दिया है थीटा बी। क्या नाम दिया है, थीटा बी। सो उसी एंगल थीटा बी पे आपका लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिफ्लेक्टेड रे वो प्लेन पोलराइज हो चुका होगा, और जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो अगर ये थीटा बी है, ये थीटा आर है, ठीक है, ये अपना थीटा आर है रिफ्रैक्टेड एंगल, ये थीटा बी है तो ये भी थीटा बी है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अगर ये देखोगे थीटा बी प्लस 90 प्लस थीटा, तो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो थीटा बी प्लस थीटा आर कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, थीटा बी प्लस थीटा आर कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आया। अभी देखो, अभी हम लोग को पता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा, μ2। सो μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, थीटा बी है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, थीटा आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा, रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा बी। अच्छा थीटा आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा बी लिख लूंगा। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बी हो जाएगा। अच्छा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा बी हो जाएगा। तो एज पर ब्रूस्टर्स लॉ
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज टेंजेंट ऑफ द ब्रूस्टर्स एंगल, टेंजेंट ऑफ द ब्रूस्टर्स एंगल, ये ब्रूस्टर्स एंगल है हमारा, ठीक है, थीटा बी है। अगर हम थीटा बी का टेंजेंट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। इसका मतलब अगर मुझे किसी एक मैंने मीडियम ले लिया, अब मैं उस पर रिफ्लेक्शन करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो वेव जाने वाली है वो प्रॉपरली हमको मिलेगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमको प्रॉपरली प्लेन पोलराइज मिलेगा, वो कैसे अचीव करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन ले लूंगा। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब मान लेते हैं पहला वाला एयर है, दूसरा वाला ग्लास है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा बी। ये तो वैल्यू नहीं पता है मेरे को, लेकिन ये तो मेरे को प्रैक्टिकली करना है ना, तो ये पता करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, इसका हेल्प लूंगा। तो थीटा बी क्या करूंगा, 10 इनवर्स ऑफ म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये जब मैं कर लूंगा, ये रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप, जब मैं इसको 10 इनवर्स कर दूंगा तो मुझे थीटा भी मिल जाएगा। तो बस मुझे ग्लास लेना है, उस एंगल पे इंसिडेंट करवाना है, तो मुझे जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड रे होगी। आई होप आप लोगों को ये समझा है। इस पूरे फिनोमेना को जो उसने एक्सप्लेन किया ब्रूस्टर ने उसके लॉ में, दैट इज नथिंग बट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन के साथ वी आर अटेनिंग पोलराइजेशन ऑल्सो, बट ओनली एट दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा बी। आई होप आप लोगों को आई होप आप लोग ये पूरा नोट डाउन करो और इसको पूरी तरीके से समझो कि क्या ब्रूस्टर्स लॉ है, ठीक है। एंड आई होप आप लोग को ये समझ में आए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ क्वेश्चन विच इज ऑन द बोर्ड, विच बेसिकली इज लिंक्ड विथ ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एट वॉट एंगल शुड एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट, नॉर्मल लाइट जो है वो किस एंगल पे, बी इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, मतलब पहले अपना नॉर्मल एयर है, उससे जो लाइट आ रही है अनपोलराइज, फिर एक ऐसा मीडियम आ गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो वो उस मीडियम पे कितने एंगल पे जाए तो रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज, ठीक है। सो अभी हम लोग गिवन ले लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दूसरे मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू 1 इज √3, क्या है ये गिवन है, ठीक है। क्यों, और वो क्या है, यहाँ पे आपका अनपोलराइज लाइट है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है, ये किसी एक एंगल पे है, किसी एक एंगल पे। अच्छा वो कौन सा एंगल होता है वैसे, जब हम लोगों को अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्टेड रे हमको पोलराइज मिलती है, ये रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज, तो ये एंगल क्या होता है, थीटा बी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूस्टर्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूस्टर्स एंगल। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड एग्जैक्टली यही करना है कि थीटा बी कितना है। फॉर्मूला क्या है, एज पर ब्रूस्टर्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल, टेंजेंट ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। ये ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से सिंपल μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज tan थीटा। अच्छा देखो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज tan ऑफ थीटा बी। सो ये μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना है, √3। अच्छा tan थीटा बी, अच्छा यहाँ पे tan थीटा बी ना, ये यहाँ पे आके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बी का इनवर्स होगा √3, तो ये tan इनवर्स √3 कितना आएगा, tan इनवर्स √3 कौन से एंगल, टेंजेंट tan ऑफ विच एंगल गिव्स यू √3, 60 डिग्री, ठीक है। सो थीटा बी कितना आ गया, 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर एंगल एट विच the unpolarized ray should be incident on this medium of refractive index √3 such that to get the reflected wave completely polarized. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आ गया हो। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अगेन पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है, देन वी गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन।
व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्फीयर ऑफ अ ग्लास, मतलब एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट हुई, सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या पता चल गया हम लोग को, 60 डिग्री है। इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, मतलब ब्रूस्टर्स लॉ एप्लीकेबल है इस पे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड। और कब कब ब्रूस्टर्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, जब जब आप ये सुनो ना कि रिफ्लेक्टेड रे प्लेन पोलराइज्ड है, या तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्रीज, ये दो चीजें सुन लो, मतलब ये बोल रहे ब्रूस्टर्स लॉ के बारे में, ये बताना चाह रहे कि ये ब्रूस्टर्स लॉ से रिलेटेड है। ये हिंट से मतलब क्वेश्चन समझने का कि ब्रूस्टर्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास? तो सबसे पहले गिवन में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा है जो कि 60 डिग्री है, थीटा है जो कि 60 डिग्री है, ठीक है। और एक ही आइडिया हमारे को है, एक ही चीज़ हम लोग को पता है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब हम लोग को Vg फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा अगर ये है तो मतलब इससे समझ में आ रहा है कि पहला जो है वो एयर है, एयर मीडियम है, तो जो सी रहेगा वो क्या रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो फॉर्मूला है इससे को फाइंड करने का। सोल्यूशन पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा अभी आप बोलोगे हम लोगों को तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें, तो फिर ये ब्रूस्टर्स लॉ कहाँ से आते हैं? तो देखो हमारे पास हमको फाइंड क्या करना है, ये हमारे पास ये है क्या, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। इसको किससे फाइंड करना पड़ेगा, जो कंडीशन दी है ब्रूस्टर्स की, तो ब्रूस्टर्स लॉ लगेगा। तो सोल्यूशन में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये सिर्फ थीटा नहीं है, थीटा बी भी हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आएगा इस पर्टिकुलर केस में विल बी इक्वल टू 10 ऑफ थीटा बी, ठीक है, विल बी इक्वल टू 10 ऑफ थीटा बी। सो म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू इज 10 ऑफ 60 डिग्रीज। अच्छा 10 60 कितना होता है, √3 होता है। तो देखो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मिल गया। अब मैं मेरे फॉर्मूले पे आता हूँ। सो सिंस म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज सी अपॉन वी जी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। 10 60 आपको दिया हुआ है, तो c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸। अच्छा c की वैल्यू 3 × 10⁸ और म्यू जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है √3। अच्छा 3/√3 × 10⁸ आ गया। अच्छा इसके ऊपर पावर हाफ है, इसके ऊपर पावर 1 है, कैंसिल करूंगा तो इसके ऊपर पावर हाफ आ जाएगा। तो ये इसीलिए क्या बन जाएगा √3 × 10⁸ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है इसीलिए मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर Vg इज इक्वल टू √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी सिंपल है। एक चीज़ डायरेक्टली दी और एक चीज़ जो फाइंड करनी है वो बेसिकली सिचुएशन से हमको डिड्यूस करना है। एक जो चीज़ जो अल्टीमेट डेटा फाइंड करना है वो तो था हमारा Vg, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास म्यू जी की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो हमको मिली ब्रूस्टर्स के लॉ को यूज़ करके, ब्रूस्टर्स के लॉ का जो फॉर्मूला था उसको यूज़ करके। तो वो चीज़ हम लोगों को समझनी है क्वेश्चन में से। आई होप आप लोगों को ये पूरी चीज़ समझ में आई। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट अ ट्रिकी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, MCQ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, एज वी कैन सी ऑन द बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज्ड फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n। तो वो क्या है, वो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के ये पार्ट से समझ में आए कि रिफ्लेक्टेड लाइट तो पोलराइज्ड है,
रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड है, मतलब ये ब्रूस्टर्स लॉ बोल रहा है, ये ब्रूस्टर्स लॉ बोल रहा है, ठीक है। तो क्या एंगल होता है, थीटा भी होता है। तो वही पूछ रहा है, अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो थीटा भी कितना होगा। तो हमें तो पता है कि n क्या होता है, tan थीटा भी। ये किसके हिसाब से, ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से, ये ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से n इज इक्वल टू थीटा भी। तो थीटा भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n, ठीक है। सो ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा सा ट्रिकी और एक अलग स्टाइल में पूछा गया है, क्योंकि यूजुअली म्यू रहता है। सो ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है हम लोगों को, ये तो क्वेश्चन लेवल वाइज तो बहुत बेसिक है, बट ऐसा ट्रिक करके ये ऐसे एक्सपेक्टेशन हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन से। ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन में जो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन कर दिया, ऐसी सारी चेंजेस भी आती है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वियर्ड लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया क्वेश्चन में। सो हम लोगों को बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ों पे मैंने क्वेश्चन ये पिक इसलिए किया कि हम ये जो अल्फ़ाबेट्स और ये सारी चीज़ें इसको लेके ज़्यादा वो ना हो, पजल ना हो जाए इन चीज़ों को लेके, बट जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जो भी आ जाएगा, टीटा भी की जगह हम कुछ और लिख दें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड जस्ट फॉलो व्हाट इज़ द बेसिक रूल बिहाइंड अ पर्टिकुलर लॉ और कॉन्सेप्ट और समथिंग, जो डेरिवेशन है या जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले और वो पता है, तो हम लोग जस्ट उसको अप्लाई कर देंगे एक पर्टिकुलर गिवन सिनेरियो में। सो इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का यही रीज़न था कि आई होप आप लोगों को ये समझे कि क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते। सो as you guys can see a question on the board, let's first try to understand what the question is and then we'll try to find the answer of it. A beam of light PQ is incident on a glass slab of refractive index 1.54. तो एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है और उस पर एक रे PQ इंसिडेंट हुआ है। लेकिन देखो इसमें है ना क्लियरली दिखा है, इंसिडेंट एंगल नहीं दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ द रे विद द ग्लास स्लैब दिया है। तो हम लोग को पहले तो एंगल इंसिडेंट एंगल फाइंड करना रहेगा, वो क्या होगा 90 माइनस द गिवन एंगल, राइट, 90 माइनस द गिवन एंगल, तो मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा और वो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो अभी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हो सकता है लाइट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अ रे द रिफ्लेक्टेड रे क्यू आर, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे क्यू आर है इस पास थ्रू अ पोलरॉइड, अब वहाँ पे एक पोलरॉइड रखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, तो क्यू आर है ना पोलरॉइड से पास होगा, और जो पोलरॉइड है एंड द पोलरॉइड इज रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम एज द एक्सिस एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट लाइट इज ऑब्जर्व, मतलब उसको पोलरॉइड को एक्सिस के जैसा लेके आया जाएगा। सो क्या होगा, ऑप्शन ए, देर इज नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइजर, द इंटेंसिटी इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो एंड रिमेन जीरो, द इंटेंसिटी इज स्लाइटली डिक्रीज एंड अगेन इंक्रीज, द इंटेंसिटी इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो एंड देन अगेन इंक्रीजेज। तो इसको पहले सॉल्व करने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ क्या, तब रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हुई थी, प्लेन पोलराइज्ड, तो वो कैसे पता करेंगे, ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई करो आप लोग, ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई करके देखो कि क्या आपको टेन ऑफ टीटा, आपका जो टीटा बी रहेगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा, टेन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस या कैलकुलेट करो, उसका टेंजेंट फाइंड करो, अगर वो 1.54 आया मतलब डेफिनेटली ये जो भी ग्लास स्लैब है उस पर जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्लेन पोलराइज हो जाएगी, और प्लेन पोलराइज हो जाती है, अगर नहीं होती है तो अलग बात है, अगर हो जाती है तो फिर पोलराइड से पास होने के बाद क्या होगा, और अगर नहीं होती है तो पोलराइड से पास होने के बाद क्या होगा। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने, आई विल रीड द ऑप्शन वंस अगेन। A, there is no change in the intensity of light transmitted through polarizer. B, the intensity is gradually reduced to zero and remains zero. C, the intensity is slightly decreased and again increased. D, the intensity is gradually reduced to zero. I hope आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे और इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करोगे। ऑल द बेस्ट। Let's read these two questions and try to find the answer of these two questions. So question number 1 is, when unpolarized light is passed through a polarizer, its intensity, option A increases, option B decreases, remains unchanged, and option D is depend on the orientation of polarizer. ठीक है, जब एक unpolarized light पास की जाती है थ्रू अ पोलराइज़र, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कुछ नहीं होता उसको, और वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है पोलराइज़र के, मतलब उसके एक्सिस का जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है।
सो ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सोचो और आंसर पता करने की कोशिश करो. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट is incident on a polarizing sheet, the intensity of light which does not get transmitted is A I naught, B 0, C 1/4 I naught, D half I naught. इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने की कोशिश करो. ठीक है.